हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 8 की बुक का 11वां चैप्टर है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। अच्छा लेसन है, 1-2 प्रश्न इससे बन जाते हैं, तो ध्यान से समझते चलिएगा। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को। लिखा है, आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी वैद्युत साधित्र को न छुएं, यानी किसी विद्युत उपकरण को आपको गीले हाथों से नहीं छूना है। ऐसी चेतावनी सभी के माता पिता देते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी वैद्युत साधित्र को छूना क्यों खतरनाक है? हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। इन्हें ही कुचालक भी कहते हैं। तो कक्षा 6 में यह जांच करने के लिए कि कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने एक संपरिक्षेत्र बनाया था। क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में संपरिक्षेत्र ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? ये तो क्लास 7 की बात है। आगे लिखा है, हमने देखा कि धातुएं जैसे तांबा तथा एल्युमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते। तथापि अभी तक हमने अपने टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे, लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है? क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं? तो इसी के बारे में बताया गया है। लिखा है, क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? तो इसकी जांच कैसे की है यही लिखा है। यह जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसी संपरिक्षेत्र यानी टेस्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। संपरिक्षेत्र का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। अब द्रव विद्युत का चालन करते हैं कि नहीं, इसके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप है, उसको पढ़ना आवश्यक है। लिखा है, बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ करिए। एक ढक्कन में 1 चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उड़ेलिए। अपने संपरिक्षेत्र को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ध्यान रखिए कि दोनों सिरे 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हो, लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी ना करें। क्या संपरिक्षेत्र का बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में से किस वर्ग में रखेंगे? ये क्रियाकलाप करना है। उसके बाद पता करना है कि नींबू का रस विद्युत का चालन करता है कि नहीं। आगे लिखा है, जब संपरिक्षेत्र के दोनों सिरों के बीच द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो संपरिक्षेत्र का परपथ पूरा हो जाता है। परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त होता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होने देता तो संपरिक्षेत्र का परपथ पूरा नहीं होता और बल्ब दीप्त नहीं होता। तो नींबू के रस के साथ जब ये प्रयोग आप करेंगे तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि नींबू का रस विद्युत का सुचालक होता है। आगे लिखा हुआ है, कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त ना हो। ऐसा क्रियाकलाप में भी हो सकता है। क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न होने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म हो जाता है और दीप्त होने लगता है। और जब विद्युत धारा दुर्बल होती है तो तंतु पर्याप्त मात्रा में गर्म नहीं हो पाता, इसीलिए वह दीप्त नहीं होता। आगे बढ़ते हैं।
लिखा है वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों यानी स्वचालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी जाती है। हम टोटी के पानी द्वारा विद्युत का चालन का परीक्षण कर सकते हैं। आइए अब आसुत जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण करते हैं। तो आसुत जल जो होता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है कि आसुत जल जो है विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यानी ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो यहाँ क्रियाकलाप में लिखा है एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक के रबड़ के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। आसुत जल जो है बहुत ही शुद्ध होता है। आगे लिखा है आप आसुत जल को अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। समपरिचित्र का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि आसुत जल विद्युत का चालन करता है अथवा नहीं। तो आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता है। आगे लिखा है क्या आप क्या पाते हैं, क्या आसुत जल विद्युत का चालन करता है? तो नहीं करता है आसुत जल विद्युत का चालन। अब एक चुटकी साधारण नमक लेकर इसे आसुत जल में घोलिए, फिर परीक्षण कीजिए। इस बार क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो जब आसुत जल में नमक को घोल दिया जाएगा तो ये विद्युत का अच्छा चालक बन जाएगा। लिखा है जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है। तो आसुत जल विद्युत का चालक नहीं है, जबकि उसमें नमक घोल दिया जाता है तो वह विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है। आगे लिखा है जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता। इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि हैंडपंप का जल, नदी का जल, ये सब विद्युत के सुचालक हैं या कुचालक, तो आपको याद रखना है ये सभी विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें खनिज की मात्रा होती है। और आसुत जल बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें खनिज की मात्रा नहीं होती, इसीलिए वह विद्युत का चालन नहीं करता है। आगे लिखा है इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक है। अब पहेली को समझ में आ गया है कि हमें गीले हाथों से विद्युत के उपकरणों को क्यों नहीं छूना चाहिए। तो लिखा है जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये लवण जल को चालक बना देते हैं। इसीलिए हमें विद्युत साधित्रों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। आगे लिखा हुआ है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। तो ये भी याद रखना है अम्ल, क्षारक और लवणों के विलयन विद्युत का चालन करते हैं। अब पढ़ लेते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पढ़ने से पहले ये महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, तो इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। अब लिखा है किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाएं उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव है। तो आपको याद रखना है कि किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं और इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप भी देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये सभी क्या है? ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और ये उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती हैं
तो ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहलाते हैं। अब पढ़ लेते हैं विद्युत लेपन के बारे में, यानी विद्युत लेपन क्या होता है। लिखा है, स्मरण कीजिए बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं। बिल्कुल बहुत ही चमकदार दिखाई देते हैं। जब आप नई साइकिल खरीदते हैं तो उसके रिम और हैंडल जहाँ जहाँ भी धातु दिखाई देती है वह चमकदार दिखाई देती है। आगे लिखा है, तथापि यदि दुर्घटनावश इसमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए देखा होगा जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं, तथापि लगातार उपयोग से इनकी सोने की परत उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह पर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है? आइए इसे स्वयं करके देखें। तो इसके लिए छोटा सा क्रियाकलाप पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसुत जल लीजिए। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए। इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। इस प्रकार से आपको करना है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आगे लिखा है, परपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में इलेक्ट्रोडों को हटाइए तथा उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। क्या उसमें किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं? क्या इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे ये इलेक्ट्रोड संयोजित होते हैं। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाते हैं। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है। तो विलयन से कॉपर की जो क्षय की पूर्ति है वह इसी प्रकार से होती है। आगे लिखा है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता जाता है। आगे लिखा है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। यही आपको याद रखना है कि विद्युत के द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करना या उस पर परत चढ़ाना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। आगे लिखा है, विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है, तभी ये चमकदार दिखाई देते हैं। जैसे कि कार के कुछ भागों पर, मोटरसाइकिल के रिम पर, साइकिल के हैंडल पर और साइकिल के रिम पर, इन सब पर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, इसीलिए ये चमकदार दिखाई देती हैं। आगे लिखा है, क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता, यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी दूसरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है, इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है
और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। क्योंकि पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना महंगा पड़ेगा, इसीलिए वस्तु किसी और धातु की बनाई जाती है और उस पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। आगे लिखा है, आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में ये अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। तो पुलों और स्वचालित वाहनों में लोहे का उपयोग किया जाता है, लेकिन लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए इस पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। यह प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आज का ये लेसन यहीं पर होता है समाप्त। जहां से प्रश्न बन सकता है वहां मैंने बता दिया है, उस पॉइंट को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।